नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा में, ठीक है, जिसमें हम लेक्चर 3.20 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा जो लेक्चर है वो 3.21 है, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, देखिए, संलग्न चित्र में एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए धाराओं I1 I2 के मान। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, सेल लगी है, सेल से कुल धारा चल रही है I। यही धारा I बिंदु A पर आकर दो भागों में विभाजित हो गई। ऊपर वाली शाखा में धारा गई है ऊपर वाली शाखा में धारा गई है I1 और नीचे वाली शाखा में धारा गई है I2, ठीक है। तो धारा I1 I2 का मान निकालना है, ठीक। ये बिंदु A और बिंदु C के बीच में एक सेल को लगाया गया है, जबकि बिंदु B और बिंदु D के बीच में एक धारा मापी लगी है, ठीक है। और इस धारा मापी में कोई भी विक्षेप नहीं होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलित है। जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है तो बीच वाली शाखा में कोई भी धारा नहीं होती है, इसलिए धारा मापी कोई भी विक्षेप नहीं देगा। और जब धारा मापी विक्षेप नहीं दे रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे परिपथ से हटा सकते हैं। परिपथ से हटा देंगे क्योंकि इसमें कोई धारा जा ही नहीं रही है। तो जो धारा 2 ओम में वही धारा 4 ओम में भी जाएगी, ठीक है। तो इसी परिपथ को हम दोबारा बनाएंगे और कुछ इस तरह से। पहले दोस्तों इसको हमने ऐसे बना लिया, बीच वाली शाखा को हटा दिया क्योंकि उसमें कोई भी धारा नहीं है। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये करेंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध मिलेगा तो हमें टोटल करंट मिलेगी, तभी हम लोग कुछ आगे की बात कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोल दे रहे हैं फिगर 1, ठीक है, और इसको बोल दे रहे हैं फिगर 2। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 4 को ऐड करिए, दोनों श्रेणी क्रम में, 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 6। ये R डैश का मान हो गया 6 ओम, ठीक है। और देखिए 3 और 6 ओम भी किसमें है, श्रेणी क्रम में है। 2 और 4 का श्रेणी क्रम हमने R डैश मान लिया, और 3 और 6 का ये जो दोनों भी श्रेणी क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम R डबल डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। तो R डबल डैश इज इक्वल टू 6 3 9 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब R और R डैश, ऊपर वाली शाखा का तुल्य प्रतिरोध R डैश है, नीचे वाली शाखा का तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश है, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। तो लिखेंगे R तथा R डबल डैश तथा R डैश, ये दोनों समांतर क्रम में, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालिए। 1/6 और 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, यही हो जाएगा, ठीक है। जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। 1/R इज इक्वल टू 1/R डैश का मान कितना है, 6, और R डबल डैश का मान 9। जरा इसको फिर से एलसीएम लीजिए। 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 3 इधर आएगा, 2 उधर आएगा। तो यहाँ से देखिए जरा R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी 18/5, ठीक है, 18/5, ठीक। और इसको हम सॉल्व करके कितना लिख सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा 3.6 ओम भाई। अब ये देखिए, ये जो टोटल इसका आएगा, इनका सबका तुल्य प्रतिरोध कितना आया है, 3.6 और ये 0.4 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल R प्लस ये स्मॉल r है, आंतरिक प्रतिरोध है, ये स्मॉल r है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्मॉल r, जोड़िए जरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 0.4, ये हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। अब परिपथ में कुल धारा निकालनी है, तो लिखेंगे परिपथ में कुल धारा कैसे मिलेगी, धारा I इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, V अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यानी R ट्रिपल डैश बोल देते हैं, चलिए इसको, ठीक है। परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया था R ट्रिपल डैश और ये V अपॉन R ट्रिपल डैश, ठीक है। कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये अलग है पूरा पोर्शन, ठीक है। कितना आएगा, I इज इक्वल टू V कितना है, V है 6 और R ट्रिपल डैश है 4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.5, ठीक है, 1.5 मात्रक एम्पियर, 1.5 एम्पियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी जगह फुल हो गई है, इसको थोड़ा मैं रफ करता हूं और फिर स्टार्ट करता हूं। बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, I इक्वल I1 प्लस I2, ठीक है भाई, यही तो बोल रहे हैं। और क्योंकि किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है, संधि पे मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, या फिर संधि की ओर आने वाली धारा इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा। संधि ए पर खड़े हो जाइए, सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी ओर करंट आ रही है I, तो I का मान बराबर हो जाएगा किसके, दूर जा रही है करंट I1 प्लस I1 और I2, तो यानी I का मान संधि की ओर आने वाली धारा, I का मान इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का मान I1 प्लस I2, ठीक है। चलिए I
की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी आई थी 1.5, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.5 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर इक्वल टू, ये किसके बराबर है I1 प्लस I2 के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। चलिए अभी देखिए फिगर 2 को देखिए। फिगर 2 से देखिए, फिगर 2 में 2 और 4 ओम का तुल्य प्रतिरोध कितना निकला था 6 ओम, जिसे हमने R डैश बोला था। ठीक है, R डैश, और नीचे वाली शाखा का तुल्य प्रतिरोध आया था 9 ओम, जिसे हमने R डैश बोला था। ठीक है, ऊपर वाली शाखा का तुल्य प्रतिरोध R डैश, नीचे वाली शाखा का R डबल डैश। ठीक है, ये दोनों किसमें है, समांतर क्रम में है। ठीक है, R डैश और R डबल डैश ये दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए इनके दोनों के सिरों के मध्य विभव पतन या विभवांतर समान होगा। ठीक है, आइए इसको चेक करते हैं कैसे। तो भाई ऊपर वाली शाखा का तुल्य प्रतिरोध कितना है R डैश। ठीक है, और अगर R डैश में करंट I1 जा रही है, तो R डैश में करंट I1 जा रही है, तो R डैश के सिरों के मध्य विभव पतन कैसे मिलेगा, धारा को गुणा कर देंगे प्रतिरोध में से। भाई R डैश प्रतिरोध में I1 धारा पास आउट हो रही है, तो R डैश के किनारों पर R डैश के सिरों के मध्य विभव पात या विभव पतन पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा I1 इंटू R डैश। वही काम नीचे वाली शाखा के लिए करिए। नीचे वाली शाखा का तुल्य प्रतिरोध कितना है R डबल डैश, तो R डबल डैश में अगर I2 करंट फ्लो हो रही है, नीचे वाली शाखा में I2 जा रही ना, तो अगर I2 करंट R डबल डैश शाखा में प्रवाहित हो रही है, तो उस प्रतिरोध के किनारों पर विभव पात यानी विभव पतन कितना हो जाएगा R डबल डैश इंटू I2। ये बराबर हो गए दोनों। ठीक है, क्योंकि दोनों समांतर क्रम में है, तो ऊपर वाली शाखा में प्रतिरोध के किनारों पर विभव पतन इज इक्वल टू नीचे वाली शाखा के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव पतन। ठीक है, दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, अभी क्या है, R डैश की वैल्यू कितनी आई थी 6I1, और R डबल डैश कितनी आई थी, R डबल डैश की आई थी 9I2। जरा सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I1 इज इक्वल टू 3I2। ठीक है भाई, चलिए अभी इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ मुझे I1 I2 दोनों के मान चाहिए। चलिए पहले यहाँ से I1 की वैल्यू निकालिए। I1 इज इक्वल टू 3/2 इंटू I2। ठीक, अच्छा अब ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 से मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 से समीकरण 1 में। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहां देखिए ये 1.5 इज इक्वल टू I1 की जगह पे क्या रख देंगे 3/2, I1 की जगह पे 3/2 इंटू I2। ठीक है, और I2 अपनी जगह पे एज इट इज बना रहेगा। टोटल कितना आ गया, यहां से देखिए 1.5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/2 इंटू I2। ठीक, यहां से I2 की वैल्यू निकाल लीजिए। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I2 इसको काटेंगे 0.3 आएगा, 0.3 इंटू 2 यानी कि ये हो जाएगा 0.6 एम्पियर। इतनी करंट आएगी भाई। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अब I1 की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट इक्वेशन 2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रही है कि I1 का मान I1 इज इक्वल टू कितना है 5/2 इंटू I2। ठीक है, सॉरी 3/2 है ना, 3/2 इंटू I2। जरा इसको सॉल्व करिए। 3/2 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0.9। तो टोटल कितना हो जाएगा I1 इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर। तो ये तो पहला वाला पार्ट हो गया। ठीक है, I1 का मान 0.6, I2 का मान 0.9। और दोस्तों से तुरंत चेक भी कर लेंगे, दोनों को जोड़ने पर 1.5 आना चाहिए। देखिए 1.5 आ रहा है, तब सही है। ठीक है, अभी हम लोग सेकंड वाला पार्ट देखते हैं, इसको रफ करता हूं मैं। देखिए दोस्तों, फिगर 2 को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे इतना तो तय है, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए बिंदु ए वो बैटरी के या सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ा है, तो ये हायर पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, और जब करंट, वैसे भी करंट प्रतिरोध के जिस सिरे से प्रवेश करती है वो वाला सिरा उच्च विभव यानी हायर पोटेंशियल पर होता है, और दूसरा सिरा जिससे धारा बाहर निकल रही है वो वाला सिरा निम्न विभव यानी लोअर पोटेंशियल पर होता है। इसका मतलब अगर हम बात करेंगे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बारे में, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा
बी की तुलना में, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी, ज्यादा में से कम घटाएंगे, ठीक है। वी ए माइनस वी बी करने पर मिलेगा क्या दोस्तों, वी ए माइनस वी बी का मतलब बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव, ठीक है। और यही तो है, ये बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव करने पर मिलेगा क्या, 2 ओम के सिरों के मध्य विभव पतन। और 2 ओम के सिरों के मध्य विभव पतन कितना हो जाएगा, 2 इंटू I1। और I1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी आई थी, 0.6 आई थी ना, ठीक है। सॉरी, I1 की वैल्यू 0.9 आई थी, ठीक है। तो चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, यहां 0.9 है, 0.9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1.8, ठीक है, 1.8 वोल्ट, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, 1 हो चुकी है, 2 भी हो चुकी है, इसको मैं 3 मान ले रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई, और यहां लिख देंगे सिंस I1 कम्स आउट टू बी 0.9 एम्पियर, ओके। चलिए अभी अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक। यही काम हमको यहां करना है। नीचे वाली शाखा में देखिए, बिंदु ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बिंदु डी की तुलना में, तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू, क्या करेंगे, बिंदु ए का विभव माइनस बिंदु डी का विभव करने पर मिलेगा क्या, 3 ओम के सिरों के मध्य विभव पतन। और 3 ओम के सिरों के मध्य विभव पतन कितना हो जाएगा, 3 इंटू I2। सॉल्व करिए जरा इसको, ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा वी ए माइनस का वी डी इज इक्वल टू, यहां भी I2 की वैल्यू कितनी, I2 की वैल्यू है 0.6, 6 3 18, ठीक है, 1.8 वोल्ट, ये भी हो जाएगा, ठीक, ओके। इक्वेशन नंबर 4, और यहां पे हम लिख भी दे रहे हैं कि I2 कम्स आउट टू बी 0.6 एम्पियर, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है मुझे, बिंदु ए और बी, सॉरी बिंदु बी और डी के बीच में विभव निकालना है। बिंदु बी और डी के बीच में विभव बी माइनस वी डी, ठीक है। वी बी माइनस वी डी मतलब वी का मतलब होता है विभव, और बिंदु बी पर विभव है इसलिए वी बी लिखा है। इसी तरह से V मतलब विभव, बिंदु D मतलब बिंदु D पर विभव है इसलिए नीचे छोटा सा d लिखा है। VB माइनस VD, बिंदु B और D के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं VB माइनस VA प्लस VA माइनस VD। अच्छा, अब इसको अरेंज करना है बस, ठीक है। इधर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का VA माइनस VB, ठीक, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस वी डी। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए, समीकरण 3 का मान यहां से मिल जाएगा, समीकरण 3 से इसका मान मिल जाएगा, माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा 1.8, ठीक है। और वी ए माइनस वी डी कितना है 1.8, तो ये देखिए माइनस 1.8 और प्लस 1.8 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, वी बी माइनस वी डी, बी माइनस वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। यानी विभवांतर होगा ही नहीं, और जब विभवांतर होगा नहीं तो इसका मतलब है संतुलित है, और वो बोल ही रहा था संतुलित है, तो ये रिजल्ट आ गया, यहां से वेरीफाई भी होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन खत्म होता है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे हैं, एक ही पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाइयां 1:2 के अनुपात में है और व्यास 2:3 के अनुपात में है, एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक। अब जब बैटरी के साथ ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, नीचे कोई यहाँ पे कोई सेल या बैटरी लगी होगी, वो सेल या बैटरी लगी है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ धारा इसमें प्रवाहित करेगी। तो हमने मान लिया I धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन दोस्तों ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े होने के नाते दोनों में समान करंट यानी सेम करंट फ्लो होगी। पहले वाले प्रतिरोध में I धारा जाएगी तो दूसरे वाले प्रतिरोध R2 में भी I धारा ही जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं दोनों तार के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात याद कीजिए। पहले तार R1 में, जब पहले तार R1 में करंट फ्लो होगी, ठीक है, तो अगर आपको पता है ना, अगर किसी प्रतिरोध R में कोई धारा I प्रवाहित होती है तो उस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभव पतन, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग विभव पतन कहते हैं। तो R1 में जब I धारा प्रवाहित होगी, R1 में जब I धारा प्रवाहित होगी तो R1 के सिरों के मध्य विभव पतन कितना हो जाएगा, I इंटू R1। इसी तरह से जब R2 में I धारा प्रवाहित होगी तो उसके सिरों के मध्य विभव पतन कितना उत्पन्न हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। सिंपल, ठीक।
तो मुझे इन्हीं का अनुपात ज्ञात करना है, मुझे V1 अनुपात V2 निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे V1 अनुपात V2, ठीक, इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR होता है, तो वही हम करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे I इंटू R1, क्योंकि प्रतिरोध दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों प्रतिरोधों में सेम करंट जा रही है, इसलिए V2 की जगह भी हम लोग I इंटू R2 लिखेंगे। I1 I2 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों प्रतिरोधों में एक ही करंट I प्रवाहित हो रही है, ठीक है। I से I कट जाएगा दोस्तों, और कटने बाद कितना आएगा, V1 अनुपात V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1 अनुपात R2, ठीक है भाई। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी देखिए, परंतु आपको पता है R इज इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू L अपॉन में A, ठीक, और A क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं रो L अपॉन में A की जगह लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, अब इसी बिहाफ पे R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा रो L1 अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पे R2 की वैल्यू निकाल लीजिए, R2 को इसी बिहाफ पे R2 लिखिए, कितना हो जाएगा, रो L2 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, R1 अनुपात R2 निकालिए। R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये L1 अपॉन में पाई R1 का स्क्वायर। इसी तरह से ये हो जाएगा रो L2 अपॉन में पाई R2 का स्क्वायर। रो से रो कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और कितना आएगा, ये R1 अनुपात R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, और ये रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का स्क्वायर, ठीक है। या यूं कह सकते हैं R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, ठीक। चलिए भाई, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां देखिएगा R1 अनुपात R2। आपको पता है दोस्तों कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है, D/2, ठीक। यही कॉन्सेप्ट हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। जरा इसको देखिएगा, ये है L1, ठीक, ये है L2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे R2 की जगह रखेंगे D2/2, तो ये हो जाएगा D2 अपॉन में 2, ठीक। और यहाँ रखेंगे D1/2, 2 से 2 कट जाएगा और कितना बचेगा, D2/D1, केवल D2/D1, D2 अपॉन में D1, ठीक है, इसका स्क्वायर यहां पे हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है कि दोनों तारों, और ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तारों के लिए रो की वैल्यू समान ली है, ठीक है। पाई R1 पाई R2 हो गया, L1 L2 हो गया, लेकिन रो 1 रो 2 नहीं हुआ और होगा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि दोनों तार एक ही पदार्थ के हैं। देखिए शुरुआत में ही बोल दिया गया है, एक ही पदार्थ के हैं दो तार, ठीक है। तो चलिए यहां क्या करेंगे, L1 की जगह क्या रखेंगे, L1 मतलब पहले तार की लंबाई, वो है पहले तार की लंबाई बटे दूसरे तार की लंबाई, कितनी है, 1/2 है। और पहले तार का व्यास यानी D1 और दूसरे तार का व्यास D2, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों, L1 अनुपात L2, यानी L1 बटे L2 का मान कितना दिया है, L1 बटे L2 का मान आपको दिया है 1:2, यानी 1/2, ठीक है। और दोस्तों पहले तार का व्यास D1 अपॉन दूसरे तार का व्यास D2, ये आपको दिया है 2/3, तो ये हो गया आपका 2/3, ठीक है। इसी के बिहाफ पे यहाँ पे ये D2/D1 है, हमारे पास D1 अपॉन D2 की वैल्यू है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 3 को ऊपर लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका R1 अनुपात R2, R1 बटे R2 इज इक्वल टू 9/4 दुनिया, ठीक है, 9/8, इतना आंसर आ जाएगा आपका। मतलब सॉरी, ये आंसर नहीं है, R1 अपॉन R2 की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 से कितना हो जाएगा दोस्तों, V1 अनुपात V2, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 अपॉन R2, ये कितना है 9/8, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संलग्न चित्र में 2 ओम में प्रवाहित धारा निकालनी है, ठीक है, और A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। सबसे पहले
धारा तो बाद में निकालेंगे, ठीक है, मतलब 2 ओम में धारा कितनी है वो तो बाद की बात है। सबसे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि परिपथ में कुल कितनी धारा है। और दोस्तों परिपथ में कुल कितनी धारा है ये जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, ठीक है। तो चलिए 3 ओम समांतर क्रम में है अतः इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 1 समांतर क्रम में ये फॉर्मूला लगता है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, पहले तो एलसीएम आएगा 6 और ये आ जाएगा 2 + 3, ठीक है। ये आ गया 1/r डैश, तो 1/r डैश इज इक्वल टू ये फिर से कितना आ जाएगा 1/r डैश इज इक्वल टू ये हो गया 5/6, ठीक। इसको जरा रिवर्ट कर लीजिए, रिवर्ट होने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/5, ठीक है, ओम, ठीक। अच्छा, और इसको थोड़ा सा डिवाइड करके लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। अच्छा, अभी करना क्या है, अब R डैश 2 और 3 का जो आया है तुल्य प्रतिरोध R डैश वो 6 ओम के साथ श्रेणी क्रम में है, ठीक है। R डैश 2 और 3 का समांतर क्रम आया R डैश और 6 ओम दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और जब दोनों श्रेणी क्रम में है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R इज इक्वल टू R डैश प्लस 6, ठीक है। और ये हो जाएगा R इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 1.2 + 6 ओम, कितना निकल के आएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 7.2 और ओम, ठीक है। ओम जरूर लिखेंगे, मात्रक जरूर लिखेंगे। अब परिपथ में कुल धारा निकालेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं परिपथ में कुल धारा की, ठीक है। परिपथ में कुल धारा I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कुल विभव अपॉन में कुल प्रतिरोध, ठीक। चलिए कितना, यहां पे आ जाता हूं मैं, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू V कितना है 6 और ये प्रतिरोध कितना निकला है 7.2, ठीक। ये आपका टोटल करंट हो गई। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 60/72, ठीक है। और इसको आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5/6, 12 पंजे 60 और 12 छंग 72, ठीक है, 5/6, ठीक, ओके 5/6 और ये कितना आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा, है ना, मात्रक इसका एम्पियर हो जाएगा 5/6 एम्पियर, ठीक है। ये तो दोस्तों टोटल करंट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 2 चॉइस है, पहले आप देखिए I इज इक्वल टू I1 + I2 करिए, ठीक है, और उससे भी आप I1 I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। देखिए 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, सॉरी 2 ओम 3 ओम दोनों समांतर क्रम में है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे ये प्रतिरोध भी है तो आपको थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाएगा, आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। वो शॉर्टकट ना लगता, अब वो शॉर्टकट तब लगता जब ये 6 ओम ना होता, केवल ये दोनों होते, इसके किनारों पर विभव पतन निकालते हैं, इसके किनारों पर पोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, 6 ओम के बराबर कर देते हैं, 6 वोल्ट के बराबर कर देते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, ठीक है, बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से लगाइए जरा, कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 + I2, ठीक है। चलिए भाई, अब यहां से करना क्या है, तो I1, अच्छा I की वैल्यू निकाल चुका हूं मैं, 5/6 इज इक्वल टू I1 + I2, ठीक। इक्वेशन नंबर कितनी है, इक्वेशन नंबर हो गई 1, ठीक है। चलिए भाई, अब करना क्या है मुझे, अब मुझे बात करनी है कि I1 I2 का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, देखिए 2 ओम और 3 ओम ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में विभव बराबर होता है, तो वही चीज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 2 × I1 करने पर मिला क्या, 2 ओम के किनारों पर पोटेंशियल ड्रॉप वो बराबर होगा 3 ओम के किनारों पर पोटेंशियल ड्रॉप के, ठीक है। तो इज इक्वल टू 3 × I2, ठीक। चलिए भाई, यहां से I1 I2 में से पहले किसी एक की वैल्यू निकालिए, I1 इज इक्वल टू, I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा 3 नहीं, I2 की वैल्यू निकालिए, उसमें फायदा है, ठीक है। I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3 × I1, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2, रखिए जरा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/6 इज इक्वल टू I1 अपनी जगह पे रहेगा और I2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, I2 की जगह पे लिख सकते हैं 2/3 ऑफ I1, 2/3 ऑफ I1, इसको जरा पुट कर लीजिए,
ठीक है, सम अप कर लीजिए, 3 2 5/3 5/3 इंटू I1 इज इक्वल टू 5/6। ठीक, यहां से सॉल्व करने पर कितना आएगा, सॉल्व करने पर आएगा ये I1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 नहीं आएगा, ये कटेगा और ये 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये I1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए, आपको I1 की वैल्यू आ गई, I2 निकालना भी नहीं है, आप चाहो तो निकाल सकते हो, इस इक्वेशन का यूज कर लीजिएगा। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1.3 1/3 मतलब कि 0.33 आ जाएगा। ठीक है, खैर मुझे उससे मतलब नहीं है। अभी क्या कर रहा हूं मैं, पहला वाला पार्ट तो मेरा समझ लीजिए। पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहे थे कि धारा निकालनी है, 2 ओम में धारा, 2 ओम में कितनी धारा जा रही है, 2 ओम में धारा जा रही है I1, और 2 ओम में जाने वाली धारा I1 का मान हम निकाल चुके हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा, 2 ओम में कितनी धारा जा रही है, 0.5 एम्पियर की। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बिंदु A और B के बीच में विभव निकालना है। दोस्तों, बिंदु A और B के बीच में विभव वही होगा जो 2 ओम और 3 ओम के सिरों के मध्य विभव पतन होगा। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे VAB। VAB का मतलब, V का मतलब विभव यानी पोटेंशियल, और AB लिखा है मतलब 2 बिंदु है, और जब 2 बिंदु लिखे हो तो उसका मतलब ये विभव नहीं है, ये विभवांतर है, क्योंकि विभव केवल एक सिंगल पॉइंट का होता है। अगर 2 पॉइंट हैं, ठीक है, अगर 2 पॉइंट की बात हो रही है तो समझ लीजिए 2 पॉइंट पे विभव नहीं, विभवांतर होता है। विभवांतर मतलब पहले वाले पॉइंट का विभव अलग होगा, दूसरे वाले पॉइंट का विभव अलग होगा, और आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो VAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू I1 निकाल लीजिए, या फिर 3 इंटू I2 निकाल लीजिए। खैर मेरे पास I2 की वैल्यू है नहीं और मैं निकालूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। I1 तो मिल गया ना, काम तो हमारा चल ही जा रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, 2 इंटू I1 की वैल्यू है 1/2, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, VAB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, चलिए भाई, तो इसी तरह से क्वेश्चन समाप्त होता है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहे हैं, संलग्न परिपथ में धाराओं I1 व I2 की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये परिपथ बना हुआ है, इसमें आपको I टोटल करंट क्या है, I1 क्या है, I2 क्या है, वो निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाश लेंगे, पाश A, कोई सा भी पाश ले सकते हैं, A B C D C F A में। ठीक है, ये वाला पार्ट ले लिया। ठीक, A B C F A में। ठीक है, लगाइए जरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। सबसे पहले A से B जाइए, कोई प्रतिरोध है नहीं, B से C जाइए, कोई प्रतिरोध है नहीं, लेकिन जब C से F आएंगे तो एक प्रतिरोध मिल रहा है, कौन सा, 2। तो प्रतिरोध में और प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा का गुणा करना होता है, तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, I1 से, 2I1 हो जाएगा। ठीक है, अब F से A की ओर आइए, जब आप F से A की ओर आएंगे तो देखिए यहां से आएगी करंट I1 और यहां से करंट आएगी I2। ठीक है, ये दोनों करंट यहाँ पे वापस मिल जाएगी, और 1 ओम में जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, I। ठीक, इस बात को समझिए। तो यहां पे जो अगला प्रतिरोध F से A पर आने पर जो बीच में एक प्रतिरोध मिल रहा है 1 ओम, इस 1 ओम में कितनी है करंट, I, तो 1 इंटू I इतना आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू में क्या लिखते हैं, सेल पाश में प्रयुक्त होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल, और वो है 5। अब 5 का साइन पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, आपको पता ही है। जब हम लोग चल कैसे रहे, A से B, जब हम A से B जा रहे हैं तो सेल के निगेटिव वाले टर्मिनल से उठकर पॉजिटिव वाले पर पहुंच रहे हैं, तो इसका मान पॉजिटिव होगा। इक्वेशन नंबर 1 सेटअप हो गई। ठीक है, अब देखिए कौन से पार्ट लिया जाए, अब हम लोग पार्ट लेते हैं C D E F C। ठीक है, पार्ट C D E F C में। ठीक है, इसको यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम C से D जा रहे हैं, जब C से D गए यहां कोई प्रतिरोध लगा है, कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई बात नहीं। D से E आ रहे हैं तो एक प्रतिरोध है 6 ओम का, 6 ओम के प्रतिरोध में करंट कितनी है, I2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू I2। ठीक है, प्लस, और देखिए दोस्तों, अगर हम धारा के चलने की दिशा में चलते हैं तो साइन पॉजिटिव होता है, अगर हम धारा के चलने के अपोजिट चलते हैं तो साइन नेगेटिव होता है। पहले C से D गए, कोई प्रतिरोध नहीं था, कोई बात नहीं। D से E आए, एक प्रतिरोध मिला, 6 ओम का प्रतिरोध है, और उस 6 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, I2, तो 6 इंटू I2 ये रहा। ठीक है, फिर जब E से F की ओर आएंगे कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब F से C की ओर वापस जाएंगे तो F से C की ओर जा रहे हैं, एक प्रतिरोध मिल रहा है, कितना, 2 ओम का, और 2 ओम का प्रतिरोध है, उसमें धारा कितनी है, I1, तो
प्रतिरोध का धारा से गुणा करना होता है। तो प्रतिरोध है 2 ओम, धारा है I1, तो 2 का I1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए दोस्तों, करंट आ रही है C से F की ओर और मैं जा रहा हूं F से C की ओर। हम करंट के अपोजिट चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, इक्वल में क्या लगाएंगे? इक्वल में पाश में प्रयुक्त होने वाले सेल का विद्युत वाहक बल होता है। दोस्तों C, D, E, F, C में कोई भी सेल नहीं है तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से रिजल्ट कर सकते हैं हम लोग कि ये I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, और यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए I1 I2 निकालना आसान है। सबसे पहला काम हम यहाँ कर सकते हैं, बिंदु C पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। बिंदु C पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाइए जरा, कितना हो जाएगा? किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है संधि की ओर आने वाली धारा यानी I इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा I1 प्लस I2। ठीक है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2। ठीक, नंबर 3, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 3 से I का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा, कितना हो जाएगा? 2I1 प्लस I की जगह, इस वाले I की जगह I1 प्लस I2 वापस रख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो गया 5। अब इसको जरा सॉल्व करने का प्रयास करिए। 2I1 प्लस I1 दैट इज 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, समीकरण 2 और समीकरण 4 को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी ही आसानी से। क्या करेंगे? समीकरण 2 से I1 का मान रखिए। I1 बराबर कितना है? 2I2, यहां रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3। I1 की जगह रख सकते हैं हम लोग 2 इंटू I2। ठीक, और प्लस यहां पे है ये I2 इज इक्वल टू कितना है? 5। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर, अच्छा इसको इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, एक साथ 7I2। ठीक है, 7I2 इज इक्वल टू कितना है? 5। तो यहां से I2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो गया I2 इज इक्वल टू 5/7। ठीक है, 5/7 एम्पियर। ठीक, ओके। अब यही I2 की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। ठीक है, I2 का मान 2 में रखने पर रखिए जरा, समीकरण 2 में कितना हो जाएगा? तो I1 इज इक्वल टू कितना है? 2 टाइम्स ऑफ I2। ठीक है, यहां रख दीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 दूनी 10/7 एम्पियर। ठीक है, 10/7 एम्पियर किसका मान हो जाएगा? I1 का हो जाएगा। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक, पुट करिए वैल्यू। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए, ये है 5। I1 की वैल्यू है 10/7, I2 की वैल्यू है 5/7। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15/7। ठीक है, 15/7 एम्पियर। तो दोस्तों यही था इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो पढ़ा, इसके रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।